हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। देखो, बायोटेक्नोलॉजी एग्जैक्टली है क्या? टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना है हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर और उनसे कुछ ना कुछ बेनिफिट गेन करना है। यानी एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इट्स सिंपली कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी। सो डियर स्टूडेंट्स, आओ समझते हैं इस चैप्टर को स्लाइड शो के थ्रू। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हम पहले बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे और इसके बाद प्रोसेसेस पे बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। कहने का मतलब बायोटेक्नोलॉजी में या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म से एंजाइम्स निकाल करके उनका यूज किया जाता है कुछ प्रोडक्ट्स बनाने में, कुछ प्रोसेसेस बनाने में जो ह्यूमंस के लिए लाभदायक होते हैं, यूजफुल होते हैं। इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कर्ड बनाना, ब्रेड बनाना और वाइन बनाना भी बायोटेक्नोलॉजी है। लेकिन मॉडर्न सेंस में आज के समय में बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनीशन रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। तो रिस्ट्रिक्शन के बाद बायोटेक्नोलॉजी की क्या डिफिनीशन है? देखो, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस को बनाने के लिए। यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस एट लार्ज स्केल इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के अलावा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू ए टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। और जीन को सिंथेसाइज करके इसका यूज डीएनए वैक्सीन को डेवलप करने में किया जाता है या कोई डिफेक्टिव जीन को ठीक करने में किया जाता है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कहने का मतलब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनाते हैं वो भी, और जीन को सिंथेसाइज करके डीएनए वैक्सीन बनाना या किसी डिफेक्टिव जीन को ठीक करना, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट होते हैं। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसकी नई डिफिनीशन दी है जिसमें ट्रेडिशनल व्यू को भी कंसीडर किया गया है और मॉडर्न टेक्निक्स जो होती हैं, मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी जो होती है, उनको इंक्लूड किया गया है, उन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो आओ डिफिनीशन देखते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स thereof एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कहने का मतलब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ऑब्टेन करने के लिए नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट कर दिया गया है ऑर्गेनिजम्स के साथ में, सेल्स के साथ में, ऑर्गेनिज्म और सेल्स के पार्ट्स के साथ में, और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं मॉलिक्यूलर एनालॉग्स के साथ में। और डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी का एग्जैक्टली सिद्धांत क्या है। तो देखो, दो चीजें हैं यहाँ पर। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन में मैनिपुलेट किया जाता है। हम अपने हिसाब से उसके जीन में चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद उस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं कंटामिनेशन फ्री मीडियम में, जिसको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहते हैं। और इसको पढ़ लेते हैं। टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल to introduce these into host organisms and thus change the phenotype of the host organism। कहने का मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए एंड आरएनए, उनमें अपने हिसाब से अल्टर करना, चेंज करना और इनको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करना, जिससे होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप बदल जाता है, उसमें हमारे हिसाब से डिजायर्ड कैरेक्टर्स आ जाते हैं। इसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हैं, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का स्टेराइल कल्चर करते हैं। कहने का मतलब इनका लार्ज स्केल में कल्चर करते हैं, जिससे हमें बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल ambience in chemical engineering processes to enable growth of only desired microbe eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics,
वैक्सीन्स, एंजाइम्स एटसेट्रा। यहाँ पे स्टेराइल एम्बियंस का मतलब होता है हमने जो कल्चर मीडियम तैयार किया है उसमें किसी भी तरह का कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए और उसमें हमारा डिजायर्ड माइक्रोब या जो यूकैरियोटिक सेल जिसके जीन में हमने मॉडिफिकेशन किया है वही ग्रो करना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रिंसिपल है उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। देखो, ऑर्गेनिज्म्स के अंदर दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, इसमें किसी नए तरह की इंफॉर्मेशन नहीं आती है बाहर से। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस होती हैं क्योंकि ये वेरिएशंस को परमिट करता है। इसमें बाहर से नई नई जीन्स आती हैं और नए नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। हम डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स और एनिमल्स कैसे बनाते हैं, वो ब्रीडिंग मेथड के थ्रू बनाते हैं जो एक कन्वेंशनल मेथड है। ब्रीडिंग में हम डिजायर्ड क्वालिटी वाले प्लांट या एनिमल्स को आपस में ब्रीड करवाते हैं और उनके ऑफ स्प्रिंग्स की एनालिसिस करते हैं कि हम जो क्वालिटीज चाहते थे वो उनकी ऑफ स्प्रिंग्स में आई हैं या नहीं आई हैं। अगर आती हैं तो उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। इस कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड की प्रॉब्लम यह होती है कि इनमें डिजायर्ड क्वालिटीज के साथ अनडिजायर्ड क्वालिटीज या अनवांटेड कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड के थ्रू हम डायरेक्ट डिजायर्ड क्वालिटी वाले जीन को ही आइसोलेट करके टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर डालते हैं। तो टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर केवल डिजायर्ड जीन ही जाता है, अनवांटेड ट्रेट्स, अनवांटेड जीन्स, अनवांटेड कैरेक्टर्स नहीं जाते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer overcome this limitation and allows us to isolate and introduce only one or a set of desirable gene without introducing undesirable gene into the target organism। यहाँ पर डिजायर्ड डीएनए की बात हम कर रहे हैं। डिजायर्ड डीएनए या जो हमारा जिस डीएनए को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, एक्चुअल में वो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा ही तो होता है। और अगर इस छोटे से टुकड़े को यानी डीएनए के पीस को अगर एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर हम डायरेक्टली इंसर्ट कर दें तो ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब एलियन पीस ऑफ डीएनए विल नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इन एलियन ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस डीएनए के पीस को अगर हम एलियन ऑर्गेनिज्म के जीनोम में या जो रिसिपिएंट है उसके जीनोम में उसके खुद के डीएनए में इंटीग्रेट कर दें तो ये मल्टीप्लाई भी कर सकता है और अगली जनरेशन में ट्रांसफर भी हो सकता है, यानी इसका इनहेरिटेंस भी हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एलियन पीस ऑफ डीएनए बिकेम द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और हर एक ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम में एक स्पेशल सीक्वेंस हुआ करती है जिसको ORI सीक्वेंस कहते हैं या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ORI सीक्वेंस के कारण होस्ट डीएनए मल्टीप्लाई करता है और होस्ट डीएनए में हमने अपने डीएनए पीस को इंटीग्रेट कर दिया है तो हमारा डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा। अगर एलियन डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो ये एलियन डीएनए होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रेप्लिकेट और मल्टीप्लाई खुद से कर सकता है और इसी को हम क्लोनिंग कहते हैं। आओ देखें आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने कंस्ट्रक्ट किया था 1972 में। उन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से एक प्लाज्मिड को आइसोलेट किया। अब प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं जो प्रोकैरियोट्स में स्पेशली बैक्टीरिया में मिलते हैं। प्लाज्मिड आइसोलेशन के बाद
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से इन्होंने उसमें से डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल लिया। ये जो डीएनए का छोटा सा टुकड़ा था, एक्चुअल में ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी। इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इन्होंने दूसरे प्लाज्मिड के साथ में लिंक कर दिया और लिंकिंग के लिए जिस एंजाइम का यूज किया उसको डीएनए लाइगेज कहते हैं। डीएनए लाइगेज डीएनए के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ देता है। अब प्लाज्मिड में जो एलियन डीएनए जोड़ दिया गया और नया डीएनए मॉलिक्यूल बना, इस नए डीएनए मॉलिक्यूल को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने इशेरिकिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया। इशेरिकिया कोलाई बैक्टीरिया भी साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम की तरह ही होता है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट थी। इसने इशेरिकिया कोलाई बैक्टीरिया को भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना दिया। याद रखो, ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी नहीं होती, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अंदर ही कैपेबिलिटी होती है डीएनए को कट करने की। इसीलिए इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में ये जो प्लाज्मिड है इसको क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं, क्योंकि यही कट पीस ऑफ डीएनए को लेके जाता है होस्ट सेल के अंदर, यानी कैरी करता है। इस तरह से स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और जीन क्लोनिंग को परफॉर्म किया। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स द 3 बेसिक स्टेप्स। मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए 3 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट स्टेप इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। उस डीएनए को आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है जिसमें हमारा डिजायरेबल जीन है। इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, और जिस डीएनए को हमने आइडेंटिफाई किया है उसमें से डिजायरेबल जीन को होस्ट में हमें ट्रांसफर करना है। और थर्ड स्टेप होता है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजीनी। जिस डिजायर्ड डीएनए को हमने होस्ट में इंट्रोड्यूस किया है उसको मेंटेन करना और अगली प्रोजीनी तक ले जाना। These are the 3 basic steps of genetic modification. Dear students, अभी तक हमने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स और उसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनीशन जाना, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक चीज़ें जानी, और अब तक आप समझ चुके होंगे कि बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग के बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो सोल है, आत्मा है, वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम 2 डिफरेंट सोर्स के डीएनए को आपस में लाइगेट करके नया डीएनए मॉलिक्यूल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। तो आओ देखें, आओ सीखें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए किन किन टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले हमें चाहिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिसके बगैर डीएनए को हम कट नहीं कर सकते हैं। कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट होती है डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए, तो हमें पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। 2 अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए हमें लाइगेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे डिजायर्ड डीएनए को किसी दूसरे डीएनए में इंसर्ट करना होता है। ये जो दूसरा वाला डीएनए होता है इसको हम वेक्टर कहते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि प्लाज्मिड्स वेक्टर्स की तरह काम करते हैं। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेने के बाद उनको किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें ट्रांसफर करना होता है, तो सुटेबल होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। सो दीज आर द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चलो स्टार्ट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से। इन एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए को कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर कट करते हैं। और जो स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं उनको रिकॉग्निशन साइट्स कहते हैं या रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस कहते हैं। इशेरिकिया कोलाई बैक्टीरिया से 1963 में 2 एंजाइम्स आइसोलेट किए गए। इनमें से एक एंजाइम मिथाइलेज एंजाइम था
डीएनए के अंदर मेथिल ग्रुप को जोड़ने का काम करता था। एंड सेकेंड एंजाइम डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पर कट करने का काम करता था, जिसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहा गया। इन दोनों एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है ई कोलाई बैक्टीरिया में, तो ध्यान देना, बैक्टीरिया के ऊपर वायरसेस अटैक करते हैं और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और उन वायरसेस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये दोनों एंजाइम बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकने में भाग लेते हैं। अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंड2 की। हिंड2 वाज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंड इट वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 years लेटर, यानी इसको 5 साल बाद आइसोलेट किया गया और कैरेक्टराइज किया गया, और इनकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस थी वो 6 बेस पेयर्स लॉन्ग थी। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हिस्ट्री की बात हो गई। अब मैं प्रेजेंट की बात करता हूं। टुडे वी नो मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यानी आज के समय में हम 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को जानते हैं, जो बैक्टीरिया के लगभग 230 स्ट्रेन से निकाले गए हैं, आइसोलेट किए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आओ समझते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नाम कैसे रखा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया गया है EcoR1, जिसको बैक्टीरिया इशेरिकिया कोलाई RY13 से आइसोलेट किया जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का फर्स्ट लेटर जिस ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया जाता है उसके जीनस का फर्स्ट लेटर होता है। जैसे यहाँ इशेरिकिया से कैपिटल ई लिया गया है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के अगले 2 लेटर्स जो लिए जाते हैं वो स्पीशीज के पहले 2 लेटर्स होते हैं। जैसे कोलाई से CO लिया गया है तो बन गया इको। नेक्स्ट लेटर आर आता है, ये स्ट्रेन को बताता है कि बैक्टीरिया का कौन सा स्ट्रेन है, तो यहाँ पे स्ट्रेन RY था तो वहां से R लिया गया है। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के एंड में कोई एक रोमन नंबर होता है जो ये आइसोलेशन का ऑर्डर बताता है, मतलब कितनी बार में उसको आइसोलेट कर लिया गया। अगर एक बार में आइसोलेट कर लिया गया तो वहां पे 1 होता है, 2 टाइम्स लगे आइसोलेट करने में, 2 अटेम्प्ट लगे तो 2 आएगा, 3 अटेम्प्ट लगे तो 3 आएगा, 4 अटेम्प्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 अटेम्प्ट में ही निकाल लिया जाता है। इसी तरह से और सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नाम रखा जाता है। पहला लेटर जीनस का पहला लेटर होता है कैपिटल में, सेकेंड 2 लेटर स्पीशीज से लिए जाते हैं जो पहले 2 लेटर होते हैं। इसके बाद कैपिटल लेटर होता है जो स्ट्रेन को बताता है, और रोमन नंबर होता है जो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को बताता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ये न्यूक्लियेजेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और न्यूक्लियेजेज क्या करते हैं, दे डाइजेस्ट द न्यूक्लिक एसिड्स, आई मीन DNA एंड RNA। ये DNA और RNA का ब्रेकडाउन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। न्यूक्लियेजेज 2 तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेजेज एंड एंडोन्यूक्लियेजेज। एक्सोन्यूक्लियेजेज न्यूक्लिक एसिड्स को टर्मिनल एंड से कट करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियेजेज न्यूक्लिक एसिड्स को बीच में से कट करते हैं और टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये एंडोन्यूक्लियेजेज होते हैं और इनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस एक्चुअल में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होती हैं। यहाँ पे सीक्वेंस देखो, DNA के ऊपर वाले स्टैंड में सीक्वेंस है GAATTC, और यही सीक्वेंस राइट टू लेफ्ट है GAATTC, यानी सेम सीक्वेंस ऊपर वाले स्टैंड में भी है और नीचे वाले स्टैंड में भी है, इन अपोजिट डायरेक्शन। नाइट्रोजनस बेसिस के इस तरह के अरेंजमेंट को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, दिस इज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1। और EcoR1 G और A के बीच में कट बनाता है, यानी ऊपर वाले स्टैंड में यहां से कट बनाएगा और नीचे वाले स्टैंड में यहां से कट बनाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आओ देखते हैं EcoR1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया जाता है। EcoR1 जो कट बनाता है वो अनइक्वल कट्स होते हैं। इसमें एक ओवर हैंगिंग सीक्वेंस होती है और एक शॉर्ट सीक्वेंस होती है। तो ये देखो, ऊपर वाले में ओवर हैंगिंग सीक्वेंस ये है, शॉर्ट सीक्वेंस ये है नीचे वाला।
और इस स्ट्रैंड में ओवर हैंगिंग सीक्वेंस ये है और इधर शॉर्ट सीक्वेंस है। ये जो ओवर हैंगिंग या फ्लैंकिंग एंड्स होते हैं इनको स्टिकी एंड्स कहते हैं। यहाँ पे देखो वेक्टर के अंदर ये वाला स्टिकी एंड है और डिजायर्ड डीएनए के अंदर ये वाला स्टिकी एंड है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जब आएंगे तो बहुत आसानी से पेयरिंग हो जाती है। जैसे एडेनिन विल पेयर विथ थाइमीन, दिस एडेनिन विल पेयर विथ सेकेंड थाइमीन, दिस थाइमीन पेयर विथ दिस एडेनिन एंड दिस थाइमीन विल पेयर विथ दिस एडेनिन। इस तरीके से ये आपस में चिपक जाते हैं और डीएनए लाइगेज एंजाइम सुगर फॉस्फेट बैकबोन को आपस में यहाँ जोड़ देता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन करके तैयार हो जाता है। इससे हमें क्या सीखने के लिए मिला? जो वेक्टर डीएनए होता है और जो फॉरेन डीएनए होता है या जो डिजायर्ड डीएनए होता है, दोनों में कट सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से करते हैं। इसी से स्टिकी एंड्स बनते हैं और ये एंड्स आपस में आसानी से चिपक जाते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बहुत आसानी से बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने सीखा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं। अब हम सीखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली होती क्या है। इसमें फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं तो फॉरेन डीएनए के टुकड़े बनते हैं और जो वेक्टर डीएनए होता है जैसे कि प्लाज्मिड, इसमें भी कट बन जाता है। देखो यहाँ पे कट बन गया। अब फॉरेन डीएनए में से डीएनए का जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट होता है उसको इस वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं, चिपका देते हैं और इसमें एंजाइम जो हेल्प करता है वो डीएनए लाइगेज होता है। तो डीएनए लाइगेज का यूज करने के बाद अब ये वेक्टर डीएनए प्लस इसके अंदर फॉरेन डीएनए दोनों आ जाते हैं और इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को होस्ट सेल के अंदर डाला जाता है। यहाँ पे होस्ट सेल ई कोलाई बैक्टीरिया है और इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद होस्ट सेल को कल्चर किया जाता है और होस्ट सेल जैसे जैसे डिवाइड होती है उसी के साथ में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए और उसमें मौजूद हमारे डिजायर्ड डीएनए के भी मल्टीपल कॉपीज बनती हैं। होल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी हमने पढ़ा फॉरेन डीएनए को कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से और उसमें से अपने डिजायर्ड डीएनए को निकाल लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है किस टेक्निक से ऐसा करते हैं। तो इसके लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है उसको एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। जब हम डीएनए आइसोलेट करते हैं सेल से तो वो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है, इसमें से अपने डिजायर्ड डीएनए को हमें आइसोलेट करना होता है। तो इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम से डाइजेस्ट करवाते हैं जिससे ढेर सारे डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं जिनको रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स कहते हैं। अब एगरोस जेल का ब्लॉक बनाते हैं। ध्यान देना, एगरोस सीवीड से निकाला जाता है और इसका जो जेल बनता है वो पोरस होता है, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उनकी पोरोसिटी यानी पोर्स के साइज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एगरोस के जेल में ये हम छोटे छोटे वेल्स बनाते हैं और इन वेल्स में रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट के सॉल्यूशन को लोड कर देते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जिधर हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स के सॉल्यूशन को अपलोड किया है उधर कैथोड होता है और उसके अपोजिट में एनोड होता है। हम जानते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं एगरोस जेल के अंदर। जो सबसे छोटा डीएनए का फ्रेगमेंट होता है वो सबसे आगे चलता है और जो बड़े बड़े डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं क्योंकि एगरोस के पोर्ट से वो जल्दी निकल नहीं पाते हैं। इस तरह अपने साइज के अकॉर्डिंग जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होता है वो सबसे आगे होता है और जो बड़े बड़े या लार्जेस्ट फ्रेगमेंट्स होते हैं वो सबसे पीछे होते हैं। और कभी कभी डीएनए अनडाइजेस्टेड रह जाता है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम नहीं करता तो वो डीएनए वहीं पे रह जाता है, उसका मूवमेंट नहीं होता। जैसे इन बैंड में ये अनडाइजेस्टेड डीएनए है।
ये एक देखो दूसरा डायग्राम है, इसमें स्मॉलेस्ट डीएनए सबसे आगे हैं और लार्जेस्ट डीएनए, जैसे जैसे डीएनए फ्रेगमेंट्स का साइज बड़ा होता जाता है वो पीछे होते जाते हैं। और यहाँ पर ये देखो, दिस इज द अनडाइजेस्टेड डीएनए। इसका मतलब डीएनए का डाइजेशन हुआ ही नहीं, इसका ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं, फ्रेगमेंट्स बने ही नहीं, तो सेपरेट कहाँ से होंगे। डीएनए फ्रेगमेंट्स के एक दूसरे से सेपरेशन के इस प्रोसेस को एग्रोव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बाद नेक्स्ट टूल है क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स वो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे डिजायर्ड डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरी करते हैं और मल्टीप्लाई करने में हेल्प करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स के तौर पे बहुत से डीएनए मॉलिक्यूल्स का यूज किया जाता है, जैसे कि प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफेज, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, रिट्रोवायरसेस एटसेट्रा। प्लाज्मिड्स आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स और ये बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इंडिपेंडेंट तौर पे रेप्लिकेट कर सकते हैं। कॉपी नंबर ऑफ कॉपीज पर सेल इज कॉल्ड द कॉपी नंबर। और कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे होते हैं जिनका कॉपी नंबर 1 से 2 पर सेल होता है, वहीं कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे होते हैं जिनका कॉपी नंबर 15 to 100 कॉपीज पर सेल होता है। डियर स्टूडेंट्स, हाई कॉपी नंबर वाले क्लोनिंग वेक्टर्स को हम चूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। बैक्टीरियोफेज वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं और बैक्टीरियल सेल के अंदर ये भी बड़े आराम से रेप्लिकेट करते हैं। मजे की बात यह है कि बैक्टीरियोफेजेस का कॉपी नंबर बहुत ही ज्यादा होता है। देखो, क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे हम किसी भी डीएनए का यूज करें, चाहे प्लाज्मिड का चाहे बैक्टीरियोफेज का, इनका कॉपी नंबर हाई होना चाहिए। इससे हमारे डिजायर्ड डीएनए जो इनके साथ चिपकाए गए होते हैं, लाइगेट किए गए होते हैं, उनका भी कॉपी नंबर हाई होता है। डिजायर्ड डीएनए आई मीन एलियन डीएनए को बैक्टीरियोफेज के साथ में लिंक किया गया हो या प्लाज्मिड के साथ में, वो प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज के कॉपी नंबर के बराबर ही मल्टीप्लाई करता है। मींस एलियन डीएनए मल्टीप्लाई इन नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। आओ देखें क्लोनिंग वेक्टर्स के फीचर्स क्या होते हैं। क्लोनिंग वेक्टर में एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस होनी चाहिए, यानी कम से कम एक ओआरआई सीक्वेंस होनी चाहिए जिसे ये अपनी कॉपीज बना पाए, रेप्लिकेट कर पाए। क्लोनिंग वेक्टर के अंदर सेलेक्टेबल मार्कर जीन होने चाहिए जिससे उन होस्ट सेल्स को हम सेलेक्ट कर पाए जिनके अंदर हमारा क्लोनिंग वेक्टर गया है। और सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स का यूज करते हैं, जैसे कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, क्लोरामफेनिकॉल रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन या कानामाइसिन रेजिस्टेंट जीन एटसेट्रा। और क्लोनिंग वेक्टर के अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए, यानी क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए जिससे हम उनको कट करके उसमें अपना डीएनए लाइगेट कर पाएं। आओ एक एग्जांपल लेते हैं क्लोनिंग वेक्टर PBR322 का, जो एक आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड है। यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, B स्टैंड्स फॉर बोलिवर एंड R स्टैंड्स फॉर रोड्रिगेज। एक्चुअली इस प्लाज्मिड को बोलिवर एंड रोड्रिगेज ने डेवलप किया था और उन्होंने ही इसका 322 नंबर दिया। अभी हमने क्लोनिंग वेक्टर्स के फीचर्स पढ़े थे, आओ देखते हैं PBR322 में वो फीचर्स हैं कि नहीं है। क्लोनिंग वेक्टर में एक ओआरआई सीक्वेंस होनी चाहिए, PBR322 में एक ओआरआई सीक्वेंस होती है। क्लोनिंग वेक्टर में एक सेलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए। PBR322 में 2 सेलेक्टेबल मार्कर जीन होती हैं जो एक तरह की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती हैं। पहली जीन है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट और दूसरी जीन है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। क्लोनिंग वेक्टर के अंदर क्लोनिंग साइट्स यानी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए। तो PBR322 में ढेर सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, क्लोनिंग साइट्स होती हैं, जैसे PST1, PVU1, EcoR1, CLAW1, HIND3, BAMH1, SAL1, PVU2। ये सब रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए, और इनमें से किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट किया जा सकता है।
इन सब के अलावा PVR 322 में एक और जीन होती है जिसको रोप जीन कहते हैं। रोप जीन का प्रोडक्ट PVR 322 को रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर है PVR 322 का। डियर स्टूडेंट्स, आओ देखें PVR 322 के अंदर जीन क्लोनिंग कैसे करते हैं। मान लो कोई एलियन डीएनए है या डिजायर्ड डीएनए है, उसको PVR 322 के अंदर इंसर्ट करना है और हमने बाम H1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करना है। तो बाम H1 से ही एलियन डीएनए में भी कट बनाएंगे और PVR 322 में भी कट बनाएंगे। PVR 322 में जब बाम H1 कट बनाएगा तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ब्रेक हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी और इसी स्प्लिट जीन के अंदर हम अपने एलियन डीएनए को लाइगेट कर देंगे। इसका रिजल्ट ये होगा कि अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नॉन फंक्शनल हो जाएगी, काम नहीं करेगी। मतलब PVR 322 जिस सेल में रहेगा वो सेल टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं रहेगी। आओ अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसके आगे का प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लाइगेशन ऑफ डीएनए एट बाम H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अब इससे जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनेगा वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, वो केवल एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन स्प्लिट हुई है, न कि एम्पीसिलिन वाली जीन। अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के बाद अब उस होस्ट सेल को सेलेक्ट करना है जिनके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड पहुंचा है। देखो कल्चर में 3 तरह की सेल्स होंगी। कुछ सेल्स ऐसी होंगी जिनके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड पहुंचा ही नहीं है, तो ना तो वो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट रहेंगी, ना ही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रहेंगी। ऐसी सेल को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कहते हैं। कुछ सेल्स ऐसी होंगी जिनके अंदर हमारा प्लाज्मिड पहुंचा है और प्लाज्मिड में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड पहुंचा है, यानी वो प्लाज्मिड जिसके अंदर हमारा डीएनए भी मौजूद है। ऐसी सेल्स एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट तो रहेंगी लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं रहेंगी। वहीं कुछ सेल्स ऐसी हो सकती हैं जिनके अंदर प्लाज्मिड तो पहुंचा है पर वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, मतलब उसमें हमारा जीन मौजूद नहीं है, तो ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट भी रहेंगी और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी रहेंगी। अब सेल्स को हम ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो करवाते हैं जिसमें एम्पीसिलिन प्रेजेंट होता है। तो देखो एम्पीसिलिन में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स तो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट हैं ना ही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट्स आराम से ग्रो करेंगे क्योंकि दोनों तरह के ट्रांसफॉर्मेंट्स एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट हैं। अब एक और न्यूट्रिएंट मीडियम हम बनाते हैं जिसमें टेट्रासाइक्लिन मौजूद हुआ करता है। इस मीडियम में रिकॉम्बिनेंट्स ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि रिकॉम्बिनेंट्स केवल एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट हैं, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट्स आराम से ग्रो कर जाएंगे क्योंकि ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट भी हैं और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी हैं। तो हमें सेलेक्ट किसको करना है? डियर स्टूडेंट्स, हमें रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट करना है, मतलब इनको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट करने में हेल्प कर रही है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट करने में हेल्प कर रही है। मींस एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स while tetracycline resistant gene helps in the selection of recombinants। प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से सिलेक्टेबल मार्कर्स का यूज करके हम ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस मेथड में आप देख सकते हो एक साथ आपको कई प्लेटिंग करनी पड़ रही है। यहाँ पर 2 प्लेटिंग करनी पड़ रही है। एक प्लेट आपने बनाई है एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम की और दूसरी बनाई है टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम की। तो ये थका देने वाला काम होता है। तो इसका एक अल्टरनेटिव मेथड डेवलप किया गया है जिसके थ्रू एक ही स्टेप में हम रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें कई प्लेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इस टेक्निक को कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में कई प्लेटिंग नहीं करनी पड़ती है, एक ही बार में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसमें हम अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को या डिजायर्ड डीएनए को
लैक जेड जीन के अंदर इंसर्ट करते हैं। इससे लैक जेड जीन स्प्लिट हो जाती है और नॉन फंक्शनल हो जाती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद इन लैक जेड जीन, दिस इज कॉल्ड द इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। अब ये कंप्लीट डीएनए होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ये डीएनए जिस सेल के अंदर प्रेजेंट होगा उनके अंदर लैक जेड जीन फंक्शनल नहीं होगा, और जिनके अंदर ये डीएनए नहीं है उनके अंदर लैक जेड जीन फंक्शनल होगा। लैक जेड जीन एक एंजाइम बनाता है जो एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्ट करके ब्लू कलर देता है। तो रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करने के लिए मीडियम में ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट हम डाल देते हैं। नॉन रिकॉम्बिनेंट में लैक जेड जीन फंक्शनल है, इसलिए इसमें एंजाइम बनेगा, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्ट करेगा और ये ब्लू कलर की कॉलोनीज बनाएगा जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होंगी। इनको हमें सेलेक्ट नहीं करना है। लेकिन वो होस्ट सेल जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसमें लैक जेड जीन फंक्शनल नहीं है, तो एंजाइम नहीं बनेगा, तो वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा और इससे कोई कलर्ड कॉलोनीज नहीं बनेंगी, और यही कॉलोनीज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होंगी जिनको हम सेलेक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ORI सीक्वेंस होनी चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। आओ कुछ वेक्टर्स की बात करें प्लांट और एनिमल्स में। देखो, जो प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेज क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा, तो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर क्लोनिंग के लिए इनका यूज किया जाता है। अगर हमें प्लांट्स के अंदर क्लोनिंग करनी है तो हम एक बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का यूज करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज ए पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट्स। एग्रोबैक्टीरियम के अंदर एक प्लाज्मिड होता है और उसको हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक डीएनए होता है जिसको हम टीडीएनए कहते हैं। एग्रोबैक्टीरियम अपने टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से टीडीएनए को प्लांट सेल के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट कर देता है। टीडीएनए प्लांट सेल के अंदर मॉडिफिकेशन करता है और इसको कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देता है, और इन कैंसरस सेल में लगातार डिवीजन होता है जिससे एक ट्यूमर बनता है प्लांट की रूट में, और इस डिजीज को क्राउन गॉल डिजीज कहते हैं। ट्यूमर के अंदर कुछ स्पेशल केमिकल्स की सिंथेसिस होती है जिनका यूज ये बैक्टीरिया करता है। तो आओ देखें एग्रोबैक्टीरियम का यूज क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे कैसे किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम के टीआई प्लाज्मिड से टीडीएनए को हमने आइसोलेट कर लिया और उनके अंदर जो पैथोजन वाले जीन थे उनको हटा करके उनमें अपने डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर दिया। इसका मतलब टीडीएनए प्लांट सेल को कैंसरस सेल में अब कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, और जब ये प्लांट सेल के जीनोम में इंटीग्रेट करेगा तो उसके साथ में हमारा डिजायर्ड जीन भी प्लांट सेल के जीनोम का पार्ट हो जाएगा। टीआई प्लाज्मिड का क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे यूज किया जाता है। Agrobacterium tumefaciens is a pathogen of several dicot plants. It is able to deliver a piece of DNA known as tDNA. tDNA transform normal plant cell into a tumor cell. मतलब tDNA नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसके बाद tDNA डायरेक्ट्स दिस ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय पैथोजन। मतलब टीडीएनए ट्यूमर सेल्स को इंड्यूस करता है कुछ केमिकल सिंथेसाइज करने के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट होती है एग्रोबैक्टीरियम को। तो हमने टीआई प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया, उसको मॉडिफाई कर लिया क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे। अब ये पैथोजेनिक नहीं रहा, यानी प्लांट सेल में कैंसर नहीं काज करेगा, एंड इट कैन डिलीवर द जीन्स टू वैरायटी ऑफ प्लांट्स। अब बात करते हैं रिट्रोवायरसेस की। ये आरएनए वायरसेस होते हैं। रिट्रोवायरसेस में नॉर्मल एनिमल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि ये भी अपने जेनेटिक मटेरियल को एनिमल सेल्स के जीनोम में इंटीग्रेट करते हैं। तो हमने क्या किया, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस बनाए और उनके अंदर अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर दिया। अब ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड रेट्रोवायरसेस से एनिमल सेल्स को इन्फेक्ट करवाते हैं। तो जब रेट्रोवायरस एनिमल सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेट करता है तो उसके साथ में हमारा डिजायर्ड डीएनए भी चला जाता है। हम लोगों ने बार बार पढ़ा
कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद उसको सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं, मतलब होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं। पर ये करते कैसे हैं, आओ देखें। तो देखो, डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, तो जाहिर सी बात है ये सेल मेम्ब्रेन के आर पार नहीं जा सकता, यानी सेल मेम्ब्रेन इसके लिए इम्परमेबल होता है। पहले बैक्टीरियल सेल्स की बात करते हैं। बैक्टीरियल सेल्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मतलब बैक्टीरियल सेल्स में अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए, हम बैक्टीरियल सेल्स के साथ में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेते हैं और पॉजिटिव कैटायन की प्रेजेंस में, जैसे कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, इनको पहले आइस पे रखते हैं कुछ देर तक, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर इनको 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, फिर आइस पे ट्रांसफर कर देते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रांसफर कर देते हैं। इस प्रोसेस को हीट शॉक कहते हैं। ऐसा थोड़े समय तक करने के बाद बैक्टीरियल सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और वो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर लेती हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इज कॉल्ड द मेकिंग द होस्ट सेल कॉम्पिटेंट। इसके अलावा डीएनए ट्रांसफर के कुछ और भी मेथड्स हैं, जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन, जो एनिमल सेल्स के लिए सुटेबल होता है। इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्ट एनिमल सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। एक और मेथड होता है जो प्लांट सेल के लिए बहुत सुटेबल होता है, जिसको बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड कहते हैं, जिसमें गोल्ड या टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स के ऊपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रैप कर देते हैं, लपेट देते हैं। इनको बहुत हाई वेलोसिटी से फायर किया जाता है प्लांट सेल्स के ऊपर, जिससे प्लांट सेल का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और एनिमल सेल्स में जीन ट्रांसफर के लिए सबसे बेस्ट डिसआर्म्ड पैथोजेंस होते हैं रिट्रोवायरसेस। तो ये कुछ मेथड्स थे जीन ट्रांसफर के अलग अलग होस्ट सेल्स में। डियर स्टूडेंट्स, हम सब ने कंप्लीट किया प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आओ अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और देखते हैं कि प्रोडक्ट्स को कैसे बनाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट किया। अब आओ स्टार्ट करते हैं प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम डीएनए आइसोलेशन से लेकर के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन तक जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सब प्रोसेसेस में आते हैं। तो वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? देखो, सबसे पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी हमें डीएनए आइसोलेट करना है। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज, यानी आइसोलेटेड डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ लेते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके। और एग्रोव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से इन फ्रेगमेंट्स में से डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट कर लेते हैं। लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू वेक्टर, यानी जो हमने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट आइसोलेट किया है, इसको वेक्टर के साथ में लाइगेट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल्स। अब उन होस्ट सेल्स जिनके अंदर हमारा डीएनए चला गया है, उनको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद लार्ज स्केल पे कल्चर करते हैं। इनसे हमारा प्रोडक्ट बनता है और उस प्रोडक्ट को हम आइसोलेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कंप्लीट प्रोसेस हैं। आओ जरा देखें एक सेल में से डीएनए को कैसे आइसोलेट किया जाता है। तो सेल्स में से जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हम एंजाइमेटिक मेथड्स का यूज करते हैं। तो डीएनए को या तो हमें बैक्टीरियल सेल्स में से निकालना होता है, या प्लांट सेल से आइसोलेट करना होता है, या फंगल सेल से आइसोलेट करना होता है, या एनिमल सेल से आइसोलेट करना होता है। बैक्टीरियल सेल्स को लाइसोजाइम से ट्रीट करवाते हैं, प्लांट सेल्स को सेलुलेज एंजाइम से ट्रीट करवाते हैं, फंगल सेल्स को काइटिनेज एंजाइम से ट्रीट करवाते हैं। ये एंजाइम्स कंसर्निंग सेल्स की सेल वॉल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए इनको किसी सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम से ट्रीट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब जो सेल्स बचती हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती है, केवल आउटर स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का। कहने का मतलब सेल्स बिना सेल वॉल के हो जाती हैं और इनको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब इनको एक निगेटिवली चार्ज्ड डिटर्जेंट से ट्रीट करवाते हैं, जैसे कि एचडीएस, सोडियम डोडिसिल सल्फेट। एचडीएस
जितना भी लिपिड होता है सबको डिसॉल्व कर देता है, जिससे सेल के अंदर का जितना मटेरियल होता है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर आ जाता है। और इनका जो मेजर पोर्शंस होता है उनमें प्रोटीन्स होती हैं, डीएनए होता है और आरएनए होता है। हमें डीएनए को आइसोलेट करना है तो प्रोटीएज एंजाइम के थ्रू जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। इसके बाद टेस्ट ट्यूब में केवल डीएनए और आरएनए बचता है। अब राइबोन्यूक्लियेजेज एंजाइम से आरएनए को डाइजेस्ट कर देते हैं, तो टेस्ट ट्यूब में केवल डीएनए बचता है। अब इसमें चिल्ड एथेनॉल मिक्स कर देते हैं, बिल्कुल ठंडा एथेनॉल मिक्स कर देते हैं। इससे डीएनए का प्रेसिपिटेशन हो जाता है और फाइन थ्रेड्स विजिबल हो जाते हैं, यानी बहुत क्लियरली हमें टेस्ट ट्यूब में दिखने लगते हैं व्हाइट कलर के थ्रेड्स। चिल्ड एथेनॉल से प्रेसिपिटेशन के बाद जो डीएनए का प्रेसिपिटेट बनता है वो कुछ विजिबल ऐसा होता है जिसको किसी स्पून की हेल्प से टेस्ट ट्यूब में से बाहर निकाल लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से डीएनए को हम सेल्स में से आइसोलेट करते हैं। सेल से डीएनए आइसोलेशन के बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से इनके फ्रेगमेंट्स बनाते हैं और एग्रोव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हर एक फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं और सेपरेशन के बाद जेल में से हर एक डीएनए फ्रेगमेंट को काट के निकाल लेते हैं और इसको इल्यूशन कहते हैं। इल्यूशन के बाद हमें डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट मिल जाता है, जिसको क्लोनिंग वेक्टर के साथ में हम लाइगेट कर देते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं। देखो, एग्रोव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो डिजायर्ड डीएनए हमें मिलता है उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो पहले हम क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, जिससे बार बार हमें सेल्स में से डीएनए आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके लिए टेक्निक यूज़ की जाती है जिसे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं या पीसीआर कहते हैं। पीसीआर की हेल्प से हम डिजायर्ड डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, यानी जितना भी हमें डीएनए चाहिए होता है उतनी क्वांटिटी हम बना लेते हैं। पीसीआर टेक्निक में 3 स्टेप्स होते हैं: डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में डीएनए को हम हीट कर देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखो, हीट करने के बाद डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो गए और सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गए। अब प्राइमर्स को अलाउ किया जाता है दोनों सिंगल स्ट्रैंड के 3rd प्राइम एंड पर बाइंडिंग के लिए। ये देखो, यहाँ पे बाइंड हो गए। इस बाइंडिंग के लिए टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर देते हैं और प्राइमर के डीएनए में बाइंडिंग के प्रोसेस को हम एनीलिंग कहते हैं। एनीलिंग के बाद टैग डीएनए पॉलीमरेज डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है दोनों स्ट्रैंड पर। यहाँ पे देखो, 3rd प्राइम एंड को ऐसे एक्सटेंड करेगा और यहाँ पर नीचे वाले स्ट्रैंड में भी 3rd प्राइम एंड को ऐसे एक्सटेंड करेगा डीएनए सिंथेसाइज करके, और इस प्रोसेस को प्राइमर एक्सटेंशन कहते हैं। प्राइमर एक्सटेंशन के बाद ये देखो, दोनों स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गए, न्यूली स्ट्रैंड दोनों सिंथेसाइज हो गए और डीएनए के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन तीनों को मिलाकर के पीसीआर की 1 साइकिल कहते हैं। और ऐसी 30 साइकिल्स के बाद हम लगभग 1 बिलियन कॉपीज बना सकते हैं अपने डिजायर्ड डीएनए का। पीसीआर में डीएनए सिंथेसिस या प्राइमर एक्सटेंशन के लिए टैग डीएनए पॉलीमरेज का यूज किया जाता है। ये एक थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर को ये रेजिस्ट कर जाता है, और ये एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है, थर्मस एक्वेटिकस। पीसीआर से जीन एम्प्लीफिकेशन के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जीन ट्रांसफर की टेक्निक्स हम लोग सीख चुके हैं। अगर बैक्टीरियल सेल है तो उसको हम कम्पिटेंट बनाते हैं, मेकिंग होस्ट सेल कम्पिटेंट। एनिमल सेल्स के लिए माइक्रो इंजेक्शन, प्लांट सेल्स के लिए जीन गन और एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर और डिसआर्म्ड रिट्रोवायरसेस का यूज एनिमल सेल्स के लिए करते हैं। तो इनमें से किसी भी टेक्निक का यूज करके हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। अब क्या करना है, होस्ट सेल जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है उसको सेलेक्ट करके कल्चर करना है और होस्ट सेल्स को कल्चर करके फॉरेन जीन प्रोडक्ट को हमें ऑब्टेन करना है, मींस ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट technologies, the ultimate aim is to produce a desirable protein,
लगभग सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज में जो अल्टीमेट एम होता है वो कोई ना कोई प्रोटीन बनाना होता है। इसके लिए प्रोटीन एन्कोडिंग जीन जिसको हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए में डाला था उसका एक्सप्रेशन होता है, इससे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनती है और जीन का एक्सप्रेशन उस होस्ट में होता है जिसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है और उसको हेटेरोलॉगस होस्ट कहते हैं। अब होस्ट सेल्स जिसमें हमारा डिजायर्ड डीएनए है उनका कल्चर किस लेवल पे करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि हमें उसका प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में चाहिए या स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। अगर स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए तो हम स्मॉल स्केल कल्चर करते हैं और अगर लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए तो हम लार्ज स्केल कल्चर करते हैं। स्मॉल स्केल कल्चर लैब में करते हैं। लैब में कल्चर करते हैं तो डिजायर्ड प्रोटीन बहुत थोड़ी अमाउंट में मिलती है लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए सफिशिएंट होती है। और जब कंटिन्यूअस कल्चर करते हैं तो बायोमास प्रोडक्शन खूब ज़्यादा होता है। बायोमास प्रोडक्शन कहने का मतलब हमारी जो सेल्स हैं, होस्ट सेल्स हैं, उनकी क्वांटिटी खूब ज़्यादा हो जाती है और इससे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें प्रोडक्ट मिलता है। कंटिन्यूअस कल्चर में सेल्स आर इन दियर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज, मतलब कि सेल्स अपने लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज में होती हैं, यानी बहुत बल्क में डिवाइड करती हैं और इनसे बायोमास प्रोडक्शन खूब ज़्यादा होता है। लार्ज स्केल कल्चर करने के लिए 100 to 1000 लीटर की वेसल्स हुआ करती हैं। ये स्टील की बनी हुई वेसल्स होती हैं जिन्हें बायोरिएक्टर्स कहते हैं और इन्हीं बायोरिएक्टर्स में कल्चर किया जाता है लार्ज स्केल पे। ये बायोरिएक्टर्स स्टरिंग टाइप के हुआ करते हैं जिसमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लगातार घुमाया जाता है, आपस में मिलाया जाता है। और ये स्टरिंग टाइप बायोरिएक्टर भी दो तरह के होते हैं, सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर एंड स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में प्रोपेलर्स होते हैं जो केवल लिक्विड को घुमाते रहते हैं जिससे मटेरियल का सर्कुलेशन इंटायर लिक्विड में बिल्कुल सेम होता है। स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में इस काम को एयर बबल्स करते हैं। देखो, एक सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है जिसमें एसिड बेस या यूं कह लो पीएच कंट्रोल का सिस्टम लगा होता है। मोटर होता है जो प्रोपेलर्स को, फ्लैट इंपेलर्स को लगातार मूव करवाता रहता है जिससे मटेरियल आपस में मिक्स होता रहता है। स्टेराइल एयर की सप्लाई की जाती है यहाँ से और ये न्यूट्रिएंट मीडियम है जिसमें हमारी सेल्स ग्रो करती हैं, इन्हें कल्चर ब्रोथ कहते हैं। और इस बायोरिएक्टर में स्टीम स्टेरिलाइजेशन का अरेंजमेंट हुआ करता है। कल्चर करने से पहले स्टीम स्टेरिलाइजेशन का यूज किया जाता है जिससे कोई अनवांटेड माइक्रोब या ऑर्गेनिज्म रिएक्टर के अंदर ना हो, मर जाए वो। आओ देखें स्पार्ज्ड स्टर टैंक बायोरिएक्टर कैसा होता है। स्पार्ज्ड स्टर टैंक बायोरिएक्टर में ये इस तरह का कोई प्रोपेलर मौजूद नहीं होता, इसमें सिंपल एयर बबल्स का यूज किया जाता है। स्टेराइल एयर बबल्स होती हैं जिनको यहाँ से रिलीज किया जाता है और ये बबल्स ऊपर की तरफ जाती हैं और इसी के साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई भी करती हैं। और स्पार्ज्ड स्टर टैंक बायोरिएक्टर में जो अपर सरफेस होती है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होती है, इससे ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है। तो ये दो तरह के स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स हैं। अब जरा ध्यान देना, हमारा प्रोडक्ट बन कहाँ रहा है, इसी लिक्विड के अंदर। कोई भी रिएक्टर हम यूज कर रहे हैं, इनके लिक्विड के अंदर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। जब हमारा प्रोडक्ट सफिशिएंट कंसंट्रेशन में पहुंच जाता है तो इसको पहले यहाँ से सेपरेट करते हैं और फिर प्यूरिफाई करते हैं ताकि ये ह्यूमन यूज के लायक हो पाए। सारे सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस को मिला करके कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी कि डीएसपी। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। तो हमने सीखा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में क्या क्या होता है। डिटेल में प्रिंसिपल पढ़ा और डिटेल में प्रोसेस पढ़ा। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट किया।